अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे अज़ूर डेवऑप्स के बारे में। डेवऑप्स एक रिलेटिवली नई इस्तिलाह है जो कुछ सालों पहले ही आईटी में इंट्रोड्यूस हुई है। डेवऑप्स का मतलब यह है कि अ, हमने कंबाइन करने की कोशिश की है अ, उन कामों को जो डेवलपर्स करते हैं उन कामों के साथ जो ऑपरेशंस करते हैं। इससे पहले होता ये था कि पहले डेवलपर अपना कोड बिल्ड करते थे, एक डिप्लॉयमेंट बनाते थे, फिर उसके बाद वो डिप्लॉयमेंट हैंड ओवर करते थे ऑपरेशंस को, और वो ऑपरेशंस डिप्लॉय करता था उस डिप्लॉयमेंट को सर्वर्स के ऊपर। अ, इस प्रोसेस में टाइम भी कंज्यूम होता था, और इन केस जब ट्रबल शूटिंग करनी होती थी उसमें भी अच्छा खासा टाइम लगता था। डेवऑप्स एक एरिया है जो ऑपरेशंस को और डेवलपमेंट को कंबाइन करता है और टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे तमाम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। अगर तमाम के तमाम टूल्स को प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर किया जाए, स्ट्रीमलाइन किया जाए, तो डेवऑप्स के तमाम प्रोसेस ऑटोमेट भी किए जा सकते हैं। अ, जब मैं ऑटोमेशन की बात करता हूँ तो मेरा मतलब ये है कि हम इस हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं प्रोसेसेस को कि जैसे ही कोई डेवलपर अपना कोड राइट करके उसको अपनी रिपॉजिटरी में पुश करता है, जिसको हम चेक इन भी कहते हैं। सिस्टम ऑटोमेटिकली उस चेक इन रिक्वेस्ट को डिटेक्ट करके उस कोड को पिकअप करके उसको बिल्ड करके उसको डिप्लॉय कर सकता है, उस पर टेस्ट रन कर सकता है, और टेस्ट सक्सेसफुल होने की सूरत में उस कोड को, उस फीचर को प्रोडक्शन में भी डिप्लॉय कर सकता है विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ एनी ह्यूमन, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकता है। अज़ूर डेवऑप्स आजकल बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है, बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, और हम उसका एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, और मैं इसके बारे में आपको चीज़ों को बताऊंगा। अम, सबसे पहला जो स्टेप है वो है अज़ूर डेवऑप्स का। आप देख सकते हैं कि मैं इस साइट पे आया हूँ, azure.microsoft.com, सर्विसेज डेवऑप्स। आप dev.azure.com भी टाइप कर सकते हैं, और वो मोस्ट प्रॉब्ली आपको इसी वेबसाइट पर लेकर आ जाएगा। मैंने अभी तक अपना डेवऑप्स का अकाउंट क्रिएट नहीं किया है। माइक्रोसॉफ्ट का मैं अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, मल्टी क्लाउड लर्निंग प्लेटफॉर्म एट outlook.com। लेकिन डेवऑप्स का मेरे पास अकाउंट नहीं है, तो वो मैं अभी आपके सामने क्रिएट करूँगा। आप देख सकते हैं कि मैं क्या स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना अकाउंट क्रिएट करूं, मैं इसी पेज पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको दिखाना चाहता हूं कि अज़ूर डेवऑप्स के क्या कंपोनेंट हैं, और उन कंपोनेंट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन के वो कंपोनेंट क्या हैं। हो सकता है कि इस वक्त मेरे ब्रीफ इंट्रोडक्शन से आपको तमाम चीज़ें क्लियर ना हो, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, आने वाली वीडियोस में मैं आपको इन तमाम डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अज़ूर डेवऑप्स का जो पहला कंपोनेंट है वो है अज़ूर बोर्ड्स। अज़ूर बोर्ड जो है वो डैशबोर्ड हैं जो कि आपको बताते हैं कि डेवऑप्स के अंदर क्या हो रहा है, कितने वर्क आइटम हैं, कितने टास्क हैं, और हम कहाँ स्टैंड करते हैं। उसकी मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा जब हम इसको सेटअप कर लेंगे। अ, दूसरा जो कंपोनेंट है वो पाइपलाइन है। इससे पहले कि मैं आपको पाइपलाइन के बारे में बताऊं, मैं आपको रिपॉजिटरी अज़ूर रेपोज या रिपॉजिटरी के बारे में बताना चाहता हूं। नॉर्मली तमाम कंपनीज में ऐसा होता है कि अ, जो कोड होता है, डेवलपर जो कोड लिखते हैं वो उस कोड को एक सेंट्रल प्लेस में लिखते हैं। और एक टीम है, उसमें 10-12 डेवलपर हैं, और वो तमाम के तमाम कोड लिख रहे हैं, तो वो उस कोड को एक सेंट्रल प्लेस में लिखते हैं। बहुत सारे डिफरेंट सोर्स कोड वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं। सब वर्जन है, टी एफ एस है, टीम फाउंडेशन सर्वर, और इस वक्त जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है वो गिट है। अज़ूर रिपोर्ट्स गिट के साथ बहुत अच्छे से काम करती हैं। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ कई साल से, और मैंने उसको बहुत प्रोडक्टिव पाया है। जब वो डेवलपर अपना कोड
डेवलप करके गिट की रिपॉजिटरी में उसको पुश करता है, तो वो अश्योर रिपोज में चला जाता है। वहाँ से जो अश्योर की पाइपलाइन है वो उस कोड को पिकअप करके उसको बिल्ड करती है और उसको डिप्लॉय करती है। और जो अश्योर के जो टेस्ट प्लान है वो उस कोड को टेस्ट कर सकते हैं, और इन तमाम की आप प्रोग्रेस देख सकते हैं अश्योर बोर्ड्स के ऊपर। अश्योर आर्टिफैक्ट्स एसेंशियली जो है वो जो शेयर पैकेजेस आप कर रहे होते हैं डिफरेंट टीम्स के दरमियान, उसके लिए उसको हम अश्योर आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। एक चीज़ अगर ऑलरेडी बिल्ड हो गई है तो देयर इज नो पॉइंट इन बिल्डिंग इट अगेन, बट बल्कि हम ये कर सकते हैं कि हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। uh, मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करूँगा आपको दिखाने के लिए कि अश्योर बोर्ड्स के देखें। एक एग्जांपल ये है, अश्योर बोर्ड्स जो हैं वो इस तरह नज़र आते हैं। हम देख सकते हैं कि न्यू आइटम्स, एक्टिव आइटम्स और रिजॉल्व आइटम अपने अपने क्यू में नज़र आ रहे हैं। जब हम इसका लाइव डेमो देखेंगे तो और मज़ीद आपको क्लियर होगा। अश्योर पाइपलाइन में आप देख सकते हैं कि सिंपल एग्जांपल ये कि कोड किया, उसके बाद उसको बिल्ड किया और उसको डिप्लॉय किया। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल हैं। हम डिटेल में बात करेंगे जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अश्योर रेपो से देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो कोड है उसकी एक एग्जांपल दी है कि कोड में क्या चेंज हुआ है, और उसके साथ साथ कमेंट है कि क्या चेंज हुआ है, और आप इस पर कोलाबोरेट कर सकते हैं डेवलपर आपस में कि उन्होंने क्या चेंज किया है, और उस चेंज का अब किस यूज़र स्टोरी से ताल्लुक़ है, और वो किस फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए चेंज की गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं टेस्ट प्लान में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट टेस्ट लिखे जा सकते हैं। वो टेस्ट जब रन होते हैं तो वो किस तरीके से कुछ टेस्ट डिपेंडिंग ऑन क्या आपने कॉन्फ़िगर किया है और क्या फीचर हैं, वो टेस्ट पास या फेल हो सकते हैं। और जब वो फेल होते हैं तो इस तरह का ये रेड मार्क आ जाता है, और उसको जाके हम डिबग कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं, और अ, उसको ठीक करके दोबारा से चला सकते हैं। अश्योर आर्टिफैक्ट के आप एग्जांपल देख सकते हैं कि लाइब्रेरीज बनी हैं, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, पैकेजेस जो कि एज ए अश्योर आर्टिफैक्ट हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्लिक करूँगा स्क्रॉल अप करके। मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, मैं स्टार्ट फॉर फ्री अश्योर डेवॉप्स पे कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं गिटहब यूज़ करना चाह रहा हूँ विच इज़ अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, माय रिकमेंडेड प्रैक्टिस, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा स्टार्ट फॉर फ्री विद गिटहब। गिटहब क्या है? गिटहब एक रिपॉजिटरी है, एक प्लेस है जहाँ पे सारा का सारा हम सोर्स कोड मेंटेन करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से ऑलरेडी लॉगिन हूँ, इसने मेरी ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर ली, और ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। मैं इन्फॉर्मेशन को ऐसे ही रहने दूंगा। अगर आप ऑलरेडी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है तो वो ये अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट को क्रिएट करने की मैंने एक वीडियो पहले से बना के चैनल पे डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। मैंने क्लिक किया कंटिन्यू। अब उसके बाद ये मुझे दिखा रहा है कि अश्योर डेवऑप्स में ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, और प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी पूछ रहा है कि क्या वो पब्लिकली विजिबल है या प्राइवेट है। प्रोजेक्ट का नाम मैं यही रहने दूंगा, और इसको प्राइवेट ही रहने दूंगा सारे डिफ़ॉल्ट, और आई विल जस्ट क्लिक कंटिन्यू। अब ये मेरा अश्योर डेवऑप्स के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इट विल टेक मी टू होम पेज ऑफ अश्योर डेवऑप्स। ये देखें, इस वक्त हम अश्योर डेवऑप्स के होम पेज पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, मल्टी क्लाउड लर्निंग प्लेटफॉर्म, और
यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसको हम डिटेल में लेटर ऑन एक्सप्लोर करेंगे। अ, देख सकते हैं कि ये प्राइवेट है रिपॉजिटरी यहाँ पे, यानी जिसको मैं एक्सेस दूंगा वही इस रिपॉजिटरी को एक्सेस कर पाएगा। ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। अ, हमने जब बात करना शुरू की थी तो हमने बात की थी बोर्ड्स की, रिपॉजिटरी की, पाइपलाइन की, टेस्ट प्लान्स की, आर्टिफैक्ट्स की। वो देख सकते हैं कि ये तमाम के तमाम यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनको हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। इस वक्त जो है, क्योंकि ये बिल्कुल नया क्रिएट हुआ है, सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। हम अगर मैं बोर्ड पे जाऊँ, बोर्ड्स पे आप देख सकते हैं कि ये मुझे यहाँ पे इस वक्त कुछ नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है। जैसे जैसे हम यहाँ पे आइटम्स क्रिएट करेंगे, वैसे वैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी। तो इस डेमो के लिए मैं सबसे पहला आइटम क्रिएट करूँगा। मैं क्लिक करूँगा न्यू वर्क आइटम। मेरा पहला स्टेप ये है कि मैं एक एपिक क्रिएट करूँगा। एपिक का मतलब ये है कि हाई लेवल पे मैनेजमेंट क्या चाह रही है, अ, अ, उनका प्रोजेक्ट क्या है। हम यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं एक इंश्योरेंस कंपनी की, अ, और उसके हिसाब से मैं यहाँ पे एक नया एपिक क्रिएट कर रहा हूँ। मैं क्लिक करूँगा न्यू एपिक। यहाँ पे मैं इसके डिस्क्रिप्शन टाइप करूँगा कि वो एपिक क्या है। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है कि इस इंश्योरेंस कंपनी, हाइपोथेटिकल इंश्योरेंस कंपनी की जो हम बात कर रहे हैं, एक फर्जी इंश्योरेंस कंपनी की जो हम बात कर रहे हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी अपना इंश्योरेंस जो बिजनेस है, उसके जो मैनेजमेंट है, वो एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे माइग्रेट कर रही है, क्योंकि पुराने सॉफ्टवेयर में वो फीचर्स अवेलेबल नहीं हैं जो कि उनको अपने बिजनेस को आगे चलाने के लिए चाहिए। तो एसेंशियली ये प्रोजेक्ट क्या है, इस फर्जी प्रोजेक्ट में हम एक नया इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं इस एपिक का नाम रख दूंगा क्रिएट न्यू इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये मैंने इस एपिक का नाम रख दिया और मैंने इसको सेव कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत हाई लेवल पे है। एक तरह से मैनेजमेंट की तरफ से एक टास्क मिला है बहुत हाई लेवल पे कि भाई आपने जाके ये करना है। अब जब अ, हम अ, अ, इसको करने जाएंगे तो हमें इस बड़े एपिक को एक छोटे टास्क में ब्रेक करना होगा। तो मैं टास्क की एक एग्जांपल देता हूँ। जो मैंने कहा न्यू वर्क आइटम और टास्क, और उसके बाद मुझे यहाँ पे टास्क की डिस्क्रिप्शन टाइप करनी है। ऑब्वियसली इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो नया बनेगा वो एक डेटाबेस में उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। तो मैं यहाँ पे एक टास्क नया क्रिएट करता हूँ और ये मैं कहता हूँ क्रिएट न्यू डेटाबेस फॉर न्यू इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये मैंने कर लिया और मैं इसको सेव कर लूँगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे अनअसाइन्ड आ रहा है। अगर ये तो हम एक सिंपल एग्जाम लेके चल रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है कि हमारी टीम में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो उन मेंबर्स के तमाम की यहाँ पे नाम नज़र आ रहे होंगे, और मैं वो टास्क उन मेंबर्स में से जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल है उसको असाइन कर दूंगा। तो और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी सेटिंग अवेलेबल है। क्या ये टू डू है, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और हम इसका एरिया क्या है और इटरेशन क्या है। हम डिफरेंट इटरेशन बना सकते हैं एजाइल मेथोडोलॉजी में, इटरेशन 1, इटरेशन 2, इटरेशन 3, इटरेशन 4। और एवरी हम प्लान कर सकते हैं कि भाई एवरी 6 वीक्स में या 8 वीक्स में हम अपनी एक इटरेशन लॉन्च करेंगे। यानी 6 वीक के बाद जो हमारा डिलीवर होगा इस एग्जाम्पल में वो ये होगा कि हमने एक नया डेटाबेस क्रिएट किया है इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो ये एग्जाम्पल हो गई एपिक की और नए टास्क की। अगर कोई इशू हो तो हम वो इशू भी क्रिएट कर सकते हैं। इस वक्त कोई इशू नहीं है, तो इस वक्त हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर मैं बोर्ड्स पे वापस जाऊंगा, या मैंने बोर्ड्स पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा हमें बता रहा है कि
बोर्ड्स के हवाले से इंफॉर्मेशन दे रहा है। कानबन बोर्ड के बारे में बता रहा है। कानबन बोर्ड में जो है वो स्विम लेन्स होती हैं कि कौन से जो वर्क आइटम है वो किस लेन में है, क्या वो टू डू में है, इन प्रोग्रेस है, या डन हो गया है, या कंप्लीट हो गया है, डिप्लॉय हो गया है। तो अ, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क आइटम्स कुछ भी ट्रैक कर सकते हैं, और स्प्रिंट हम बना सकते हैं। स्प्रिंट के बारे में भी हम बात करेंगे, और बैकलॉग के बारे में बात करेंगे। बैकलॉग एसेंशियली वो काम है जो कि होना बाकी है, और स्प्रिंट जो है वो ग्रुपिंग ऑफ बैकलॉग आइटम है। आप 8, 10, 15, 20 जो भी आप मुनासिब समझते हैं उन बैकलॉग आइटम्स को ग्रुप करके एक स्प्रिंट में उसको सॉर्ट ऑफ एक बंडल बना सकते हैं, और उस स्प्रिंट को के हिसाब से आप कोड बना सकते हैं, और उस कोड को फिर आप एज ए स्प्रिंट आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं और रिलीज कर सकते हैं एज ए फीचर ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने क्लिक डन किया। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त कोई आइटम नहीं है, तो यहाँ पे कह रहा है न्यू आइटम है, टू डू है, डूइंग है, और डन हो गया। मैं चाहूँ तो इसमें मजीद भी और क्रिएट कर सकता हूँ, बट वी विल लीव इट एज इट इज़। न्यू आइटम बनाने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट न्यू। एक्चुअली मैं जब हमें एक नए सर्वर की ज़रूरत है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ गेट न्यू SQL सर्वर। ये मैंने आइटम क्रिएट कर दिया। अब ये जो आइटम है ये देखिए यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल है, ये टू डू में है क्योंकि ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अगर ये आइटम स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके डूइंग में डाल सकते हैं कि इस पे काम शुरू हो गया है, और जब ये डन हो जाए तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके डन में डाल सकते हैं कि यह अब कंप्लीट हो गया है। तो अगर लेट्स से कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अभी डन नहीं हुआ, अभी डूइंग में है, हम इसको वापस भी ला सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम डिफरेंट टास्क को मूव कर सकते हैं कि वो किस स्टेट में है। तो मैनेजमेंट या टीम जब भी इस बोर्ड पे आएगी तो वो देख सकती है कि कौन से टास्क कहाँ पर है, क्या वो टू डू में है, या डूइंग में है, या वो डन हो चुके हैं। तो ये बहुत ईजी टू यूज़, ईजी टू व्यू इंटरफेस है, जो कि आपको बताता है कि आपका टास्क कहाँ पे, डिफरेंट टास्क किस स्टेट के अंदर। अब हम बैकलॉग्स पे क्लिक करते हैं। बैकलॉग्स में आप देख सकते हैं कि जो टास्क मैंने अभी किया वो अभी बैकलॉग में नज़र आ रहा है, और जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, ये पार्ट ऑफ द स्प्रिंट वन है। स्प्रिंट वन में देखें यहाँ पे एक टास्क है, मैं स्प्रिंट वन पे क्लिक करता हूँ। देखिए स्प्रिंट वन है मेरा, और स्प्रिंट वन में मेरे पास इस वक्त एक टास्क है। मैं मजीद टास्क इसमें ऐड कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं नहीं कर रहा, इस जस्ट एन एग्जाम्पल। हम इसको सिंपल रख रहे हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वन यहाँ पे एक ये अवेलेबल है। उसके बाद क्वेरीज जो है वो कस्टम क्वेरीज हैं जो आप बना सकते हैं। जब बहुत सारे आइटम क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो आपके पास बहुत सारे, कभी कभी हंड्रेड्स ऑफ आइटम हो जाते हैं, तो आप कस्टम क्वेरीज बना के आप देख सकते हैं कि सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इस वक्त जो है वो मैंने सिंपल एक क्वेरी बनाई है, इसमें कोई फिल्टर नहीं लगाए, तो ये मुझे जितने भी मैंने एपिक टास्क इशू बनाए हैं वो सब के सब दिखा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल वर्क आइटम टाइप है, इस वक्त लिखा हुआ इक्वल टू एनी। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं इसको चेंज कर दूँ कि मुझे सिर्फ ये एपिक दिखाए या इशू दिखाए। तो मैंने इशू पे इसको क्लिक कर दिया, रन क्वेरी किया, तो अब देखेंगे मुझे सिर्फ इशू दिखा रहा है। इसी तरह मैं और मज़ीद इसमें ऐड करके आइटम ऐड कर सकता हूँ, और ये मुझे उन्हीं आइटम्स के बारे में की डिटेल्स बताएगा। तो ये एक तरह से डेवऑप्स का अज़ूर डेवऑप्स का रिपोर्टिंग टूल है। अब हम चलते हैं रिपोज में। रेपोज में मैंने जैसे कि जिक्र किया था, रेपो का जो मतलब है वो है कि ये रिपोजिटरी है। अदर वर्ड्स, ये वो जगह है जहाँ पे डेवलपर अपना कोड सेव करते हैं। अगर आपकी टीम में 10 डेवलपर हैं तो उन सब को गिट पे एक्सेस होगा। वो
ये भी हो सकता है कि सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों, वो ये भी हो सकता है डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों, या डिफरेंट प्रोडक्ट के फीचर पे काम कर रहे हों, लेकिन उनका जो कोड है वो एक जगह पे जाके ऐड होगा, और वो गिट में जाके ऐड होगा। गिट जो है वो एक सिंपल एक जगह है, एक सेंट्रल प्लेस है जहाँ पे के तमाम का तमाम आपका सोर्स कोड जो है वो सेव हो रहा है। गिट में डिफरेंट मैकेनिज्म है, हम हमारे पास मास्टर ब्रांच होती है, हम डिफरेंट ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं। गिट एक थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, तो मैं इस पे मेरा इरादा है कि मैं गिट पे एक सेपरेट वीडियो बना के लोड करूँगा। तो इस वक्त हम आप इसको बस गिट को ऐसे समझ लीजिए इस डेमो के लिए कि गिट का जो मकसद है वो आपके सोर्स कोड को सेव करना है। यहाँ पे मैं अ, यहाँ पे मैंने जो गिटहब है उसके क्रेडेंशियल जनरेट हो गए हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे उन्होंने मुझे बोला है कि आप इस पासवर्ड को सेव कर लें, क्योंकि ये दोबारा से जनरेट नहीं होते। आपको ये फिर इसके बारे में ये आपको पासवर्ड दोबारा नज़र नहीं आएगा। तो ये वार्निंग आप देख लें, कॉपी द पासवर्ड नाउ, वी डोंट शेयर इट एंड यू वोंट बी एबल टू सी इट अगेन। तो ये मैंने अपने पासवर्ड जो है यूज़र नेम मेरा ये है, और मैंने अ, इस गिटहब के यूज़र नेम एंड पासवर्ड को अपने पास सेव कर लिया है। अ, मैं चाहूँ तो ये मेरी रिपॉजिटरी का पाथ है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। गिट में सब कुछ कैसे काम करता है, गिट की मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अ, ये जो पाथ है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये वो पाथ है जहाँ पे के मेरी गिट रिपॉजिटरी इंटरनेट पे गिटहब के अंदर सेव हो रही है। उसके बाद हम क्लिक करते हैं कमिट्स के ऊपर। इस वक्त क्योंकि कोई कोड चेंज नहीं हुआ, कोई कमिट नहीं है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि देखें यहाँ पे ये कह रहा है ऐड सम कोड। राइट नाउ वी डू नॉट हैव एनी कोड। जो अगली वीडियो होगी हम उसमें कोड को ऐड करने की अ, अ, बात करेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक इनिशियलाइज कर सकता हूँ। जब इनिशियलाइज किया तो इसने ये एक readme.md फाइल ऐड कर दी है। readme.md में सिंपल एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि इसने ऐड कर दी है। अब अगर मैं फाइल्स पे जाऊंगा तो देखें कि मेरी रिपॉजिटरी में यहाँ पे एक ही फाइल दिखा रहा है जो उसने खुद क्रिएट की है, और इंट्रोडक्शन बता रहा है कि यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन टाइप कर सकता हूँ, गेटिंग स्टार्टेड, और भी जो इससे इंफॉर्मेशन रिलेटेड है वो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। ये मेरे इस रिपॉजिटरी में इस वक्त सिर्फ एक ही फाइल है। अगर मैं कमिट्स पे जाऊंगा तो मेरे पास यही एक कमिट है जिसमें कि रीडमी ऐड की है। पुशेस में सिंपल ये रीडमी फाइल है। ब्रांचेस में मेरे पास सिर्फ एक मास्टर ब्रांच है। इस मास्टर ब्रांचेस के बारे में हम किट की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। If I want to tag something, I can tag it here. I'm not doing it. अगर कोई पुल की रिक्वेस्ट है, पुल का मतलब ये है कि आपका जो डेवलपर है वो इस रिपॉजिटरी की कॉपी अपने लोकल कंप्यूटर में बनाना चाह रहा है, और उसके बाद वो उसमें प्रोग्रामिंग करेगा। जब प्रोग्रामिंग करने के बाद वो अपना टास्क कंप्लीट कर देगा तो वो उसको पुश कर देगा इसके गिट रिपॉजिटरी के अंदर। जब वो पुश हो जाएगा, रिपॉजिटरी के अंदर वापस आ जाएगा, तो हम जो है पाइपलाइन बना सकते हैं, बिल्ड पाइपलाइन, जो कि उस कोर्स उस सोर्स कोड को कंपाइल करेगी और डिप्लॉय करेगी। तो हम पाइपलाइन पे जाते हैं। पाइपलाइन में देखें इस वक्त हमने कोई पाइपलाइन नहीं है, क्योंकि हमने इस वक्त कुछ ना कोड लिखा है ना कोई डिप्लॉय किया है। मैं चाहूँ तो मैं अपनी क्रिएट फर्स्ट पाइपलाइन कर सकता हूँ। जब मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि ये पूछ रहा है कि मेरा कोड कहाँ पर है। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि बिल्ड पाइपलाइन कैसे बनती है और हम उसको किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। अ, अगर हम इन्वायरमेंट सेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। नॉर्मली एक टिपिकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में चार
एनवायरनमेंट होती हैं, कुछ केसेस में 5 एनवायरनमेंट भी होती हैं। वो एनवायरनमेंट क्या होती हैं? सबसे पहले तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होती है, जहाँ पे डेवलपर फर्स्ट पहली जब कोड डेवलप होता है तो वहाँ पे डिप्लॉय करता है उसको डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद टेस्ट एनवायरनमेंट होती है, जिसमें अ, अ, जब कोड डिप्लॉय होता है तो टेस्टिंग टीम उसको टेस्ट करती है। उसके बाद यूएटी या यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एनवायरनमेंट होती है, जहाँ पे एंड यूज़र्स का एक स्मॉल ग्रुप प्रोडक्ट को आके चेक कर सकता है, टेस्ट कर सकता है कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी प्रोडक्ट से वो चल रही है, वो फीचर्स उसमें अवेलेबल है या नहीं। और उसके बाद आखिर में प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होती है। अगर मैं यहाँ क्रिएट एनवायरनमेंट पे क्लिक करूँगा, ये मुझसे एनवायरनमेंट का नाम पूछ रहा है। मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ डेव और डिस्क्रिप्शन में कर देता हूँ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। रिसोर्स में बस जस्ट मैं इसको नन रहने दूंगा, मुझे इसमें कोई यहाँ स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो वर्चुअल मशीन पे डिप्लॉय कर सकता हूँ कोड, लेकिन मैं इस वक्त इन चीज़ों को सेलेक्ट नहीं करना चाह रहा। आई जस्ट लीव इट एज नन एंड आई विल क्लिक क्रिएट। तो यहाँ पे देखें डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट हो गई है। अगर इसमें मैं कोई रिसोर्स ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं ऐड रिसोर्स पे क्लिक करूँगा और मैं ये ऐड कर सकता हूँ। इस वक्त मैं ऐड ये नहीं करूँगा। रिलीज में हम चाहते हैं, रिलीज में इस वक्त कोई रिलीज पाइपलाइन अवेलेबल नहीं है। अगर मैं न्यू पाइपलाइन पे ऐड करूँगा तो देखिए इसने मुझे यहाँ पे ये बहुत यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस दिया है, जिसमें ये बता रहा है कि मैं अजूर ऐप सर्विस पे डिप्लॉय कर सकता हूँ, जावा कर सकता हूँ, नोड जेएस पाइथन, कुबरनेटिस आईएएस की वेबसाइट से और सिक्वल की डेटाबेस में डिप्लॉय कर सकता हूँ। ये तमाम बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। आने वाली वीडियोस में हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे और कि हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन मशीन लर्निंग मॉडल आप देख सकते हैं, ऑटोमेटेड टेस्ट फ्रॉम टेस्ट मैनेजर, ये सब के सब यहाँ पे हम रिलीज पाइपलाइन में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस वक्त मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा और हम चलते हैं लाइब्रेरी के ऊपर। अगर हम कोई ग्लोबल वेरिएबल सेट करना चाह रहे हैं, लाइब्रेरी सेट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे टास्क ग्रुप हैं। अगर आप एक सर्टेन नंबर ऑफ टास्क एक एज ए ग्रुप आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, उसको आप यहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सेम आप डिप्लॉयमेंट ग्रुप्स भी बना सकते हैं। कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि जब आप कोड डिप्लॉय कर रहे होते हैं तो आप किसी एक सर्वर पे कोड आप डिप्लॉय नहीं कर रहे होते हैं, आप मल्टीपल सर्वर पे डिप्लॉय कर रहे होते हैं, लोड बैलेंसिंग के लिए, हायर अवेलेबिलिटी के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए। तो वो यहाँ पे आप डिप्लॉयमेंट ग्रुप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप डिप्लॉयमेंट ग्रुप का नाम देके यहाँ पे उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं टेस्ट प्लान के ऊपर। टेस्ट प्लान के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेस्ट हब है। यहाँ पे इन्होंने इसका एक ओवरव्यू दिया है कि किस तरह आप क्रिएट रन और ट्रैक टेस्ट डायरेक्टली फ्रॉम द कार्ड आप यहाँ पे रन कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं। आपने टेस्ट को pretty मच एक मरतबा ही कॉन्फ़िगर करना होता है और उसके बाद आप मल्टीपल टाइम उन टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। हम इसके बारे में नई आने वाली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर मैंने ये क्रिएट किया है फ्री अकाउंट, तो मेरे पास कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि अवेलेबल नहीं है। टेस्ट प्लान वन ऑफ दोज फीचर्स। मैं चाहूँ तो मैं लोड टेस्ट भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। यहाँ पे आप लोड टेस्ट का ऑप्शन दे सकते हैं। लोड टेस्ट का मकसद जो है वो ये है कि जब कोई आप एप्लीकेशन बनाते हैं, तो जब आप उसको डेवलप कर रहे होते हैं या टेस्ट कर रहे होते हैं या ह्यूमन लेवल उसकी टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो 3-4 या 10-12 यूज़र होते हैं जो साइमल्टेनियस उसको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब रियल लाइफ में एप्लीकेशन चलती है तो आपके यूज़र हज़ारों या लाखों में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमेज़न एक वेबसाइट है या फेसबुक है या ट्विटर है, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि लाखों लोग, करोड़ों लोग पॉसिबली रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं, एक वक्त में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आपकी एप्लीकेशन इस लेवल की है कि उसको आ, आ, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए हम लोड टेस्ट बना के कॉन्फ़िगर करते हैं और
उस लोड टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि क्या एप्लीकेशन इतना सारा लोड को हैंडल कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी जब ये एप्लीकेशन लाइव जाएगी। आर्टिफैक्ट्स में जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि ये वो जगह है जहाँ पे आप अपने पैकेजेस या अ, जो ऐसे कॉमन फैक्टर हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ होंगे उनको यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर करते हैं। अ, अ, तो आपने देखा कि हमने आज के वीडियो में अजोर डेवऑप्स का फ्री अकाउंट क्रिएट किया और अजोर डेवऑप्स में हमारे पास जो फीचर अवेलेबल हैं, जो चीज़ें अवेलेबल हैं, हमने उसको क्विकली गो थ्रू किया और एज अ ब्रीफ ओवरव्यू हमने सब कुछ देखा कि इसमें क्या अवेलेबल है क्या नहीं। फ्यूचर वीडियोस में मैं डिटेल में इन तमाम फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा। अ, इस वीडियो को वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।